नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। देखो, जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच, तो इन दोनों के बीच एक रेस चल रही थी। रेस ज़्यादा से ज़्यादा हथियार इकट्ठा करने की, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो उस समय कोल्ड वॉर के दौरान वर्ल्ड में न्यूक्लियर वार का रिस्क काफ़ी ज़्यादा था। इस वजह से विभिन्न देशों में बाकायदा न्यूक्लियर ड्रिल हुआ करती थी। लोगों को जागरूक करना, सायरन बजता था और एकदम से लोग अपने बंकर में घुस जाते थे। ऐसे बंकर्स का निर्माण जगह जगह पर किया गया था, जैसे घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में। प्रॉपर गाइडलाइंस जनता को दी गई थी। अगर न्यूक्लियर बम गिरने के बाद जो धुआं उड़ जाता है, इस प्रकार से आकाश में रेडिएशंस रिलीज होती हैं, तो उसका कैसे सामना किया जाए। डॉक्यूमेंट्रीज बनी थी कोल्ड वॉर के दौरान, मूवीज़ आई थी कि अगर न्यूक्लियर बम गिराया जाता है तो कैसे उसका सामना किया जाए और न्यूक्लियर बम गिरने के बाद में लाइफ वहाँ पर कैसी होगी। तो देखो, उस समय इतनी ज़्यादा जागरूकता थी न्यूक्लियर वार के रिस्क के बारे में। सिविल सोसाइटीज़ काफ़ी सारी इमर्ज होकर आई थी ताकि सरकारों पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके कि भैया आप न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कीजिए, आपस में आप संधि कीजिए, एग्रीमेंट साइन कीजिए, ताकि किसी न किसी प्रकार से न्यूक्लियर वार को अवॉइड किया जा सके। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखो, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और न्यूक्लियर वार का जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर रेस समाप्त हो गई। बट आज के समय में हम यूं नहीं कह सकते कि रिस्क पूरी तरह से खत्म हो गया है। हमने पिछले कुछ आर्टिकल्स में ये डिस्कस किया है कि जैसे यूएसए अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग की साइट को रिवाइव कर रहा है, चाइना से रिपोर्ट्स आई कि चाइना ने भी अब कुछ न्यूक्लियर टेस्टिंग की है। अब 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और नैरेटिव इस प्रकार का बन रहा है जैसे पाकिस्तान जैसे देश जो हैं न्यूक्लियर वार की धमकी देते हैं। वो बोलते हैं कि लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। बट देखो, उतनी जागरूकता जितनी कोल्ड वार के दौरान थी आज नहीं देखने को मिलती। जितना उस समय सिविल सोसाइटी की तरफ से प्रेशर था, आज उतना सिविल सोसाइटीज़ की तरफ से प्रेशर नहीं देखने को मिलता। जबकि हमें पता है कि सिर्फ एक बार न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। जापान के ऊपर 6 अगस्त को और 9 अगस्त को 2 बॉम्ब्स गिराए गए थे, हिरोशिमा सिटी पर और नागासाकी सिटी पर। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग तो बॉम्ब फटने के बाद ही मर गए थे, लेकिन उसके बाद जो लोग बचे उन्हें विभिन्न तरह की बीमारियों ने घेर लिया। उन लोगों को जो बच गए थे इन न्यूक्लियर वेपन्स के गिरने से, उन्हें कहा जाता है हिबाकुशा। और बहुत से ऐसे लोग तो देखो अंत तक यही कहते रहे कि शायद हम उसी दिन मर जाते तो ठीक थे, क्योंकि इतनी तरह तरह के उन्हें कष्ट झेलने पड़े बचने के बाद भी। और आज के समय में तो आपको भी पता है, जो बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे उससे कई गुना ज़्यादा इंटेंसिटी के बॉम्ब अब विभिन्न देशों के द्वारा डेवलप कर लिए गए हैं। अब 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं हिरोशिमा और नागासाकी की घटना को। एक बार फिर से मौका है कि विभिन्न देश जागरूक हों, सिविल सोसाइटीज़ प्रेशर लगाएं सरकारों पर, क्योंकि रिस्क देखो अभी और भी ज़्यादा काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, मिसाइल्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, साइबर टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग का खतरा देखो आज बहुत ज़्यादा बरकरार है। हमने पिछले हफ्ते एक आर्टिकल डिस्कस किया था, तो एक बात डिस्कस की थी कैसे यूएसएसआर की एक सबमरीन से वो न्यूक्लियर टॉर्पीडोज को लॉन्च करने ही वाले थे, लेकिन सेकंड इन कमांड ने मना कर दिया था। तो इस प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग देखो बहुत ज़्यादा हो सकती है। आज के समय में देखो इवन न्यूक्लियर डिसीजन मेकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जा रहा है। ऐसी ऐसी मिसाइल्स डेवलप हो गई हैं जो दोनों तरह के वेपन्स को लॉन्च कर सकती हैं, कन्वेंशनल वेपन्स को और न्यूक्लियर वेपन्स को भी। और कुछ लोग जो ये बोलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स डेटरेंस का काम करते हैं, बल्कि युद्ध होने से रोकते हैं, देखो ऐसा नहीं है। आज के समय में अगर वो देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं
अगर उनका युद्ध होता है दूसरे देशों के साथ, तो लिमिटेड वार कब न्यूक्लियर वार में तब्दील हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जब देखो दो देशों के बीच एस्केलेशन बढ़ता है तो फिर उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जैसा हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान जैसे देश तो लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने की भी बात बोलते हैं। अब देखो पाकिस्तान अगर लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है तो इंडिया का जो स्टैंड है वो तो साफ तौर पे क्लियर है। अगर कोई देश हमारे खिलाफ लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल करता है तो हम तो उसे न्यूक्लियर अटैक ही मानेंगे। तो आवश्यकता ये है, जो कि कंक्लूजन में कहा जाता है राइटर के द्वारा, जैसे देखो कोविड-19 से संबंधित इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे ढंग से स्प्रेड की गई है, जिसने इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है कुछ देशों में कोविड-19 की कर्व को फ्लैटन करने में। उसी प्रकार से वर्ल्ड में न्यूक्लियर वार के जो रिस्क हैं, न्यूक्लियर वार होता है तो इसके क्या फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, हेल्थ, इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये सब चीज़ें भी अब ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के सामने आनी चाहिए, विभिन्न देशों के लीडर्स के सामने आनी चाहिए, ताकि 3 काउंट्स पर प्रोग्रेस अचीव की जा सके। सबसे पहले विभिन्न देशों के लीडर्स को मजबूर किया जाए कि वो हथियारों की रिक्वायरमेंट्स को रैशनलाइज कीजिए, मतलब जितने हथियारों की आवश्यकता है सिर्फ उतने ही हथियार इकट्ठा कीजिए। उसके बाद फोर्स किया जाए विभिन्न देशों को कि वो न्यूक्लियर रिस्क को रिड्यूस करें। सबसे लास्ट में धीरे धीरे विभिन्न देश न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करने की दिशा में आगे बढ़ें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया न्यूक्लियर वार के रिस्क के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।